हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखिए तथा इनको परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। स्टेट द किरचॉफ्स लॉ फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एक्सप्लेन देम विद सर्किट डायग्राम। यानी आपको ये बताना है कि किरचॉफ के नियम क्या हैं और उनको आपको सर्किट डायग्राम के जरिए भी समझाना है। तो सबसे पहले हम किरचॉफ के पहले लॉ यानी पहले नियम की बात करते हैं। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे हम किरचॉफ का करंट लॉ भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन, the total current entering a junction or a node is equals to charge leaving the node as no charge is lost। यानी किरचॉफ का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि जो टोटल करंट है यानी टोटल जो करंट है जो कि एंटर कर रहा है किसी भी नोड पे, वो बराबर होता है जितना चार्ज उसे छोड़ रहा है। और इसमें क्या होता है, किसी भी तरीके का जो चार्ज होता है वो लॉस्ट नहीं होता है, यानी खत्म नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, एक नोड है। यहाँ पे करंट I1, I2, I3 नोड में आ रहे हैं। वहीं नोड से बाहर जो करंट यानी धारा जा रही है वो है I5 और I4। तो ये होता है आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0, यानी जो करंट है, करंट का जो सम है वो नोड में क्या होता है, 0 यानी शून्य होता है। अब हम बात करते हैं किरचॉफ के सेकेंड लॉ की। किरचॉफ सेकेंड लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। According to Kirchhoff's voltage law, the voltage around a loop equals the sum of every voltage drop in the same loop for any closed network and equals to 0। यानी किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो लूप होता है, कोई भी लूप है, उसमें हर एक जो पॉइंट है वहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बराबर होता है 0। यानी अगर हम इस नेटवर्क की बात करें या इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पे हमने 4 रेजिस्टर लगाए हैं। ए बी सी डी आपका क्या है, सर्किट। तो यहाँ पे वोल्टेज एट ए बी, वी ए बी यानी इस पे वी बी सी, वी सी डी और वी डी ए, इनका जो सम होता है वो 0 होता है। यानी द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अराउंड द लूप इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको निकालना है, यानी चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण आपको निकालना है। तो हम ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है जो कि v वेग से इस तरीके से मूव कर रहा है और इसकी जो दूरी है वो r है सेंटर से। तो अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की,
इसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं तो ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका V अपॉन आर। अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, T ये बराबर होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 पाई ओमेगा की वैल्यू V अपॉन आर, तो ये इस तरीके से आ जाए। अब अगर आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है, आप जानते हैं, तो जब ये मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है करंट भी होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट भी होगा। तो जो आपका करंट है यानी I बराबर E अपॉन टी होगा। E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और T आपका जो है, T जो है वो टाइम पीरियड है, यानी 2 पाई आर वी। इसकी वैल्यू आप इस तरीके से रख देंगे। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, M बराबर I इंटू ए, I की वैल्यू EV अपॉन 2 पाई आर। ए, अगर हम एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो आप जानते हैं कि सर्कल का एरिया यानी क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। एम यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर आ जाएगा ई वी आर अपॉन 2। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, चित्र में एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ दर्शाया गया है जिसे चित्रानुसार परिवर्ती आवृत्ति के स्रोत V से जोड़ा गया है। फिगर शोज अ सीरीज LCR circuit connected to a variable frequency source V as according to figure। पहला है, स्रोत की वह आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करती है। डिटरमाइन दैट सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डिराइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। यानी आपको ऐसी सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिसके कारण जो सर्किट है वो रेजोनेंस में रहता है। नेक्स्ट है, अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। Obtain the impedance of circuit at the resonating frequency। यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में आपको इम्पिडेंस की वैल्यू फाइंड करनी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, LCR सर्किट है जो कि एक जो है सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है, आपका वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। R की वैल्यू दी गई है आपको, कितनी है, 40 ओम, 40 ओम। C 80 माइक्रो फैरेड, यानी 80 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। L की वैल्यू दी गई है, कितनी है, 5.0 हेनरी, यानी 5.0 हेनरी। अब अगर हम रेजोनेंस की बात करें, यानी फॉर रेजोनेंस XC बराबर XL के होता है।
अब अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा बराबर 1/√LC होता है। ओमेगा आपका 2 पाई न्यू होता है बराबर 1/√LC, यानी न्यू की वैल्यू आएगी 1/2 पाई√LC। तो न्यू की वैल्यू होगी 1/2 इंटू पाई 3.14, एल की वैल्यू 5.0, सी की वैल्यू 80 यानी 80 इंटू 10⁻⁻6। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो 7.96 हर्ट्ज आ गया। तो ये आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है वो इम्पीडेंस यानी Z की वैल्यू पूछी गई है। अब अगर हम Z की बात करें, इम्पीडेंस की बात करें, तो इम्पीडेंस बराबर है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R², R की वैल्यू 40 यानी 1600, XL 2 पाई न्यू L माइनस XC 2 पाई न्यू C का होल स्क्वायर। 1600 प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू की वैल्यू है 7.961 या 7.96 इंटू एल की वैल्यू। तो एल की जो वैल्यू है वो 5 हेनरी है माइनस 2 इंटू 3.14 इंटू 7.96 इंटू सी की वैल्यू
80 into 10 to the power -6. अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अंडर द रूट 1600, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 249.9754 माइनस, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 3999.6 इंटू 10 to the power -6। z बराबर अंडर द रूट 1600 प्लस 249.9754 माइनस 3999.6 इंटू 10 to the power -6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1849 यानी 1849.971401 आ गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, इसका रूट निकालना है। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनल 43.01129 ओम, ये आपका इम्पीडेंस आ जाएगा। को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, What are eddy currents? How do they arise? Write any one use of eddy current. भंवर धाराएं क्या है, ये कैसे उत्पन्न होती है, भंवर धाराओं का कोई एक उपयोग बताइए। तो अगर हम एडी करंट की बात करें तो एडी करंट क्या होता है, बेसिकली अगर हम एडी करंट भंवर धाराओं की बात करें तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो आपके आयरन की या जो लोहे की जो प्लेट्स होती हैं उनमें हो, यानी एडी करंट आर करंट दैट सर्कुलेट इन कंडक्टर लाइक swirling eddies in a stream, a whirlpool। यानी जो एडी करंट होती है
ये जो है कंडक्टर्स में होते हैं, यानी चालक में होता है, इसमें होता है कंडक्टर्स यानी चालक में। और ये भंवरों की जैसे इस तरीके से भंवर की तरह ये उत्पन्न होते। They are generated by changing magnetic field and flow is closed loops perpendicular to the magnetic field plane. ये कैसे उत्पन्न होती है? ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के बदलने से उत्पन्न होती है और ये क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ये उत्पन्न या फ्लो होती है यानी प्रवाहित होती है। They occur when conductor move through a magnetic field or when the magnetic field around a stationary conductor changes. और बेसिकली ये कब उत्पन्न होती है? जब या तो जो आपका कंडक्टर है, जो आपका चालक है, उसे चुंबकीय क्षेत्र में मूव कराया जाता है, गति कराई जाती है, या फिर अगर कोई स्टेशनरी यानी स्थिर या विराम अवस्था में कोई चालक है, उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड डाली जाती है यानी चुंबकीय क्षेत्र जो उसमें डाला जाता है उसको बदला जाता है। यूज ऑफ एडी करंट यानी एडी करंट का क्या उपयोग है ये आपसे पूछा गया है। यूजिंग एडी करंट्स टू सी इफ अ मटेरियल और सरफेस हैज एनी डिसकंटिन्यूटीज, fractures or faults without harming the material is one of the most common electromagnetic NDT method. यानी अगर हम एडी करंट की बात करें तो जो एडी करंट है इसका उपयोग जो मेटल की जो सरफेस है, सतह है, उसमें डिसकंटिन्यूटी ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, उनको बनाने में किया जाता है ताकि जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, उस पर कोई भी इफेक्ट ना आए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2 स्थापित कीजिए। डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2 फॉर फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस। यहाँ प्रयुक्त प्रतीकों का सामान्य अर्थ है here the sign used have the usual meaning। तो अब हमें क्या करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो है उसे डिराइव करना है। तो हम ये मान लेते हैं ये क्या है, एक थिन लेंस है। आप जानते हैं ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। ये P2 है, पोल टू P1, C2 C1। अब हमने ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा है O पॉइंट पे। अब इस ऑब्जेक्ट से इस तरीके से रेस जा रही है। अब ये ऐसे हो और ये पड़ी, और कहाँ पे पड़ी है, आई पे, यानी यहाँ पे इमेज बनी। अब अगर हम इसको पीछे इस तरीके से एक्सटेंड करें तो यहाँ I1 पर ये आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यानी U। इसको हम V1 मान लेते हैं। और C1 तक इस डिस्टेंस को हम V मानते हैं। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो I1 को हम अप्रोक्सीमेटली V1 ले लेंगे जो कि P1 I1 के बराबर है। और ऐसा क्यों लिया गया है, क्योंकि जो आपका लेंस है वो पतला है यानी थिन है। इसी तरीके से C1 और P1 C1 इसको हमने V लेना जो है R ले लेते हैं, ठीक है।
अब इसे भी हम बराबर लेंगे क्योंकि हमारा जो लेंस है वो कैसा है, पतला है। तो C1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू P1 C1 इक्वल्स टू R। C1O जो है ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है P1O के, और इसको हम U ले लेते हैं। CO अप्रोक्सीमेटली बराबर है P1O के, जो कि हमने U के बराबर लिया है। और बेसिकली ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि जो लेंस है वो कैसा है, पतला है। अब हम ये जानते हैं कि μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन V1 बराबर है μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 के। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें CI1 की और P2I1 की, तो ये दोनों बराबर है, इसको हम बराबर मान लेते हैं क्योंकि आपका लेंस क्या है, पतला है, इस कारण हम इसे इस तरीके से मान रहे हैं। और CI अप्रोक्सीमेटली बराबर है P2I की, जो कि हम V के बराबर मान लिया है। अब अगर हमने क्या किया, पहला जो केस था, पहले केस के लिए, पहली सरफेस के लिए जो हमने रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिया, तो वो हमारी इक्वेशन 1 है। अब क्या हुआ, अब सेकंड सरफेस जो है उससे रिफ्लेक्शन होगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा माइनस μ2 अपॉन V1 प्लस μ1 अपॉन V इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन R2, या आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 अपॉन माइनस R2। इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2। तो पहला और दूसरा अगर हम ऐड करते तो हमारे पास आ जाएगा माइनस μ2 अपॉन μ1 अपॉन माइनस U, ठीक है, प्लस μ1 अपॉन V बराबर μ2 माइनस μ1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब μ1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर μ2 माइनस μ1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब अगर हम μ2 अपॉन μ1 को म्यू रख ले और U हमारा इंफिनिटी पे है, तो हम जानते हैं कि जो हमारी इमेज बनेगी वो F पे बनेगी, यानी फोकस पे बनेगी। तो हमारा जो ये फॉर्मूला है वो बन जाएगा 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, या 1 अपॉन F बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है और ये क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझे। डिस्क्राइब द हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। अब बेसिकली जब हम हाइगन के प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम क्या जानते हैं कि कोई एक पॉइंट सोर्स है, उससे जो वेव्स निकलती है, ठीक है, जो डिस्टर्बेंस निकलती है वो स्फेरिकल, यानी अगर पॉइंट सोर्स है तो वो स्फेरिकल फॉर्म में निकलती है, यानी गोलीय फॉर्म में निकलती है। और जब वो निकलती है तो जो
हर एक पॉइंट है उस जो वो आपकी डिस्टरबेंस है उसका हर एक जो पॉइंट है वहां से वो अलग वेव फ्रंट का काम करता है, वहां से भी क्या होता है वेवलेट्स उत्पन्न होती है जिनको हम क्या कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स के। हाइगन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट स्टेट्स दैट एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट इज अ सेकेंडरी वेवलेट डिस्टर्बेंस। यानी हाइगन क्या कहता है, हाइगन का सिद्धांत ये कहता है कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती है द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं उसके हर एक पॉइंट जो हर एक पॉइंट है वहां से सेकेंडरी वेवलेट या डिस्टर्बेंस उत्पन्न होती है। फर्दर द डिस्टर्बेंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेज स्कैटर्स इन ऑल डायरेक्शन इन द वे व्हेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। और क्या होता है जो डिस्टर्बेंस सेकेंडरी सोर्स में यानी द्वितीयक स्रोत से निकलती है तो वो हर डायरेक्शन में मूव करती है। जिस तरीके से जो प्राइमरी सोर्स से वेवलेट निकलती है वो मूव करती है उसी तरीके से जो है सेकेंडरी सोर्स से भी जब वेवलेट निकलती है वो इसी प्रकार से आगे मूव करती है। अब जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पॉइंट सोर्स है और इससे क्या हुआ है वेवलेट निकली है। इन वेवलेट की जो हर एक पॉइंट है वो सेकेंडरी वेवलेट या सेकेंडरी जो है वेवलेट का उत्पन्न करने का या वेव फ्रंट या डिस्टरबेंस को निकालने का क्या कर रहा है काम कर रहा है। तो इसकी जो हर एक पॉइंट है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है सोर्स की तरह कार्य कर रहा है। अब आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए कार्य फलन तथा देहली आवृत्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। Clarify the meaning of work function and threshold frequency for photoelectric emission। यानी आपको बताना है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है और आपको वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो ये क्या होता है, ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। कैसे, जब लाइट, आप जानते हैं लाइट जो है वो जो होते हैं फोटॉन्स की फॉर्म में उस पर पड़ती है और उसके कारण क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो ये आपका क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी देहली आवृत्ति वो आवृत्ति है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, वो मिनिमम जो है सबसे कम आवृत्ति है जिस आवृत्ति का अगर फोटोन किसी मेटल पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। अब अगर हम वर्क फंक्शन की बात करें तो वर्क फंक्शन जो होता है वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी फोटोन को चाहिए होती है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की जो सरफेस है धातु की सतह से बाहर उत्सर्जित हो सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट refers to the emission or the photoelectric effect refers to the emission or ejection of electron from the surface of metal in correspondence to the incident light। यानी जब हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है उत्सर्जन होता है इलेक्ट्रॉन का जब धातु की सतह पर कोई लाइट या कोई जो लाइट है प्रकाश है वो उस पर पड़ती है या आपतित होती है। दिस टेक्स प्लेस बिकॉज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑफ लाइट हैव एनर्जी मोर देन वर्क पोटेंशियल ऑफ द मेटल सरफेस। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो फोटॉन्स या लाइट जो उन पे पड़ रही है उसकी जो एनर्जी है वो वर्क पोटेंशियल यानी वर्क फंक्शन से क्या है ज्यादा है। इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स विल विथ पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी, और इससे क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी, धनात्मक गतिज ऊर्जा होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल।
अब अगर हम बात करते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी दहली आवृत्ति की, तो ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे कम आवृत्ति होती है जिसका फोटोन चाहिए होता है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की सतह से, धातु की सतह से बाहर निकल जाए। ऑल्सो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, अब अगर हम बात करें वर्क फंक्शन की, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, is the minimum energy required by photon to eject an electron from the surface of matter। अब अगर हम वर्क फंक्शन की बात करें तो ये सबसे कम एनर्जी होती है जो फोटोन को चाहिए होती है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु की सतह से उत्सर्जित हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका क्लास 12th का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना भी हो। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।